हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो क्लास 10th के इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। ये पहला वीडियो लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि आप आने वाले अगले क्लासों में जैसे 11th में, 12 में या फिर जेई नीट का प्रिपरेशन करें तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 30 से 40% क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग यहीं से होता है, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से। तो आइए हम लोग क्लास 10th के कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल में जहां तक हो सके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टी को डील करेंगे। इसके अलावा कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर टाइम बचा है, वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम है चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इसका ये इंट्रोडक्शन है। तो अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर को जो है ना हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। यानी यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, उसके बाद आगे में डिटेल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से समझना है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक, कार्बनिक। और केमिस्ट्री को तो हम लोग रसायन बोलते ही हैं, कार्बनिक रसायन। यानी हम लोग कार्बनिक वर्ड आया कहां से, तो कार्बन से। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग कार्बन और उससे बने हुए अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका ऑब्टेंडिंग सोर्स स्पेशली नेचुरल हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इन कंपाउंड्स के बारे में, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो अगर डेफिनेशन लिखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स ऑब्टेंडेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। और 10th के क्लास में हम लोग ऐड कर लेंगे कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, खास करके हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसा क्या खास है कार्बन में कि जिसको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच ही बन गया। आप सोचिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 118 एलिमेंट्स में कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बचे हुए सारे एलिमेंट, मतलब 117 बच गया, तो उनको पढ़ने के लिए अलग ब्रांच होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ये समझिए कि टोटल 118 एलिमेंट है। अब 118 में से एक कार्बन जो है इस और इससे बने हुए कंपाउंड को पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और बचे हुए 117 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच हो गया, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन इसको हिंदी में बोला जाता है, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। यानी कुछ तो खास होता होगा इस कार्बन में ना, जिसको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच ही बन गया। तो जो खास होता है इस कार्बन में, उसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कार्बन में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या स्पेशल है, इसको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच बना है। सो तो हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो बेसिक बात हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कार्बन से, कि बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में जो जो हम लोग जानते हैं पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी में कार्बन के बारे में क्या क्या अपने को पता है। तो सबसे पहला, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इसका एक एटॉमिक नंबर होता होगा, है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फिर इसका एक सिंबल होता होगा कार्बन का, और ये सिंबल होता है C। इसके अलावा इसका एक वैलेंसी होता होगा
कार्बन की एक वैलेंसी भी होगी, वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना पसंद करता है क्योंकि नॉन मेटल है। तो इसका नेचर अगर हम लोग समझें, नेचर, तो कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा इसके आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, तो पहले तो समझ लेते थोड़ा सा हम लोग आइसोटोप किसको बोलते हैं। सो आपने इसे पिछले क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप के बारे में, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो उसको आइसोटोप बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H11, H12 और H13। इन सब में देखिए कॉमन क्या है कि सबका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन मास एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो इसको हम लोग प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। इस तरह से कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? तो एक C612, एक C613 और एक होता है C614, जिसमें से ये C614 जो है ये एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है। मतलब कार्बन का एक ऐसा आइसोटोपिक फॉर्म है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब ये हुआ कि जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबलाइज होने के लिए अलग अलग वेवलेंथ का रे इमिट्स करता है, जिसको हम लोग अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे इनके नाम से जानते हैं। तो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हुए। तो कार्बन का ये आइसोटोपिक फॉर्म रेडियो एक्टिव है। कुछ और अलग आपको आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताएं, जैसे यूरेनियम हुआ, जैसे पोलोनियम हुआ, जैसे थोरियम हुआ, ये सब रेडियो एक्टिव है। उसी तरह से कार्बन का एक आइसोटोपिक फॉर्म C614 भी रेडियो एक्टिव नेचर का है। इसके अलावा थोड़ा सा समझते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप किसको बोलते हैं? तो पहले तो एलोट्रॉप कार्बन के हैं कितने वो समझते हैं, फिर एलोट्रॉप किसको बोलते हैं उस पर बात करेंगे। तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप हैं। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसको हम लोग C60 भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन के 60 एटम के मिलने से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं। ये बकी बॉल भी होता है। अब बकी बॉल भी इसको हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ये एलोट्रॉप है क्या, सो किसको बोलेंगे एलोट्रॉप। देखिए, एलोट्रॉप का मतलब होता है कि वैसे सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो बने हुए सेम एटम के हों लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पूरी तरह से डिफरेंट हो, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, तो उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आप देखिए डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बना हुआ कार्बन का ही है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में कितना, दोनों के प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किससे आया होगा? तो इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के कारण ही ये सारा डिफरेंस आता है। इसलिए हम लोग इसको एलोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि दोनों डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अगर आपको डिफाइन करना हो एलोट्रॉप का, तो एलोट्रॉप का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और मोर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ड्यू टू विच देयर प्रॉपर्टीज डिफर्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इस एलोट्रॉप के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब तो हो गया बेसिक प्रॉपर्टी कार्बन का। अब आप सोचोगे कि किसी भी एलिमेंट का तो कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा ही, उसका सिंबल भी होगा, उसका वैलेंसी, नेचर सब होगा। स्पेशल क्या है? तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, अब स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्पेशल क्या है कार्बन में? तो हम लोग समझते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अंदर जो है 2 स्पेशल बात है। कौन कौन सा? तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि जैसे किसी एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकता है और कार्बन के पास वो वैलेंसी 4 है, तो 4 वैलेंसी होने के कारण इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिले वो कंबाइंड हो जाएगा। तो 4 वैलेंसी होने के कारण कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। और दूसरा एक और स्पेशल प्रॉपर्टी, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, और वो कहलाता कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अच्छा, इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोले तो इसका मीनिंग हुआ टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, कार्बन एटम। आप देखते होंगे कि कार्बन का इस तरह से ऐसे करके चेन जो है बहुत सारा जुड़ जुड़ करके कार्बन का लंबा लंबा चेन बन सकता है। तो ये लंबा लंबा चेन बनाने का जो गुण है ना, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन का इतना वैरायटी ऑफ कंपाउंड अवेलेबल है। अच्छा, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी होता है थोड़ा बहुत, इसलिए सिलिकॉन भी बहुत सारा नेटवर्क बनाता है। सिलिकॉन वही जो सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, चाहे सोलर प्लेट बनाने में यूज करते हैं हम लोग। तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4 है, वो भी सेम ही ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये हो गया कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी, इसमें टेट्रा वैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में। तो पहले तो बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में पढ़ ले, थोड़ा सा ही इसके बारे में जानेंगे। बकमिस्टर फ्लोरेंस, जिसको बकी बॉल भी बोलते हैं, ये एक लुब्रिकेंट के रूप में काम कर आता है। लुब्रिकेंट यानी पाउडर्ड फॉर्म में, जैसे ग्रे कलर का एक पाउडर होता है, इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में इस पाउडर का यूज करते हैं। कैसे? जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो स्ट्राइकर में सरफेस को स्मूथ रखने के लिए हम लोग टेलकम पाउडर यूज करते हैं। उसी तरह से कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये बकमिस्टर फ्लोरेंस का यूज करते हैं, बकी बॉल का, एज अ लुब्रिकेंट। तो इसके बारे में इतना ही जानेंगे काफी है। मेनली हम लोग कार्बन के दो एलोट्रॉप जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो है डायमंड और ग्रेफाइट। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कार्बन के दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को भी समझेंगे। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, इस दोनों को हम लोग समझते हैं, डिफरेंस दोनों का। तो पहले एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डायमंड और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं ग्रेफाइट। और आइए इस दोनों का हम लोग अंतर समझें कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो इसका स्ट्रक्चर ही होगा। जैसे अभी आपको बताया कि एलोट्रॉप क्या होगा, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो पहला तो स्ट्रक्चर में अंतर है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी, तो इस कार्बन से 4 और कार्बन एटम को हम लोग अटैच करेंगे, 1 2 3। और एक चूंकि ये 3D फिगर होता है, तो एक प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा देते थे। एक और कार्बन हो गया 4। अब हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो ये भी कार्बन तो 4 कार्बन एटम से जुड़ेगा ना, तो एक से जुड़ा हुआ है तो दूसरे से, तीसरे से, एक और जोड़ दिए चौथे से। फिर ये कार्बन भी 4 से जुड़ेगा, एक से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन एटम से, तीसरे से, एक और यहाँ पर 4 कार्बन एटम। और भी इस तरह से इसका भी चेन बना सकते हैं, एक से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 2 3 ऐसे करके 4। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड। जबकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिए। ग्रेफाइट में भी कार्बन के ही एटम्स होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है वो समझिए इसको। जैसे ये देखिए, और भी लेयर बना सकते हैं। इसको ऐसे ऐड कर दिए, इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लेयर जैसा स्ट्रक्चर, आप गौर करिए, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर, एक लेयर, फिर इसके नीचे लेयर, और भी इसके नीचे बना सकते हैं ऐसे करके लेयर। तो ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर है। और जबकि ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, जबकि ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर जो है 6 कार्बन का एक रिंग जैसा बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल
स्ट्रक्चर। तो पहला तो डिफरेंस यही है कि डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है जबकि ग्रेफाइट का हेक्सागोनल है। अच्छा, ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, इसीलिए आप देखिएगा जैसे पेंसिल से जो हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही है। तो आप गौर करेंगे जैसे पेंसिल को ऐसे टच करेंगे ना तो उसका एक लेयर हमारे हाथ में चिपक जाएगा, फिर ऐसे टच करेंगे फिर एक लेयर फिर एक लेयर, तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है वो। तो डायमंड टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट हेक्सागोनल। ऑल्दो बना हुआ ये भी सिर्फ कार्बन एटम का है, ये भी सिर्फ कार्बन एटम का है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इसलिए प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है, और यही एलोट्रॉप हुआ। तो प्रॉपर्टी क्या क्या बदल जाती है इस स्ट्रक्चर के बदलने से, तो वो सब भी हम लोग डिफरेंस में ही लिखेंगे। तो एक डिफरेंस अगला ये हो जाएगा कि डायमंड ट्रांसपेरेंट है जबकि ग्रेफाइट जो है वो ओपेक होता है। तीसरा डिफरेंस बोले हम लोग तो डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेफाइट ओपेक होता है। डायमंड लस्ट्रस होता है, ग्रेफाइट नॉन लस्ट्रस होता है। डायमंड जो है ये गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट जो है डायमंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। एक और इंपॉर्टेंट बात कि डायमंड जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, कि एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट। अब आप सोचिए डायमंड के बारे में कि एक तो लकड़ी से कोयला बनता है इतने सारे प्रोसेस में, कि वुड जो है वो पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, तब जाकर के कोल में कन्वर्ट होगा। अब वो कोल भी है हजारों लाखों सालों तक जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर दबे दबे डायमंड बन जाता है, हीरा। लेकिन अगर वो हीरा बन गया और लंबे समय तक हीरा के फॉर्म में है जमीन के अंदर दबा हुआ, तो फिर से वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वापस से डायमंड जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रेयर है और इसका मिलना इसलिए प्रीशियस भी है। जबकि ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर देंगे और प्रेशर देंगे तो ये डायमंड बन जाएगा, सो नहीं। ऐसा होता तो हर आदमी पेंसिल खरीद के उसको गर्म करते रहता। तो क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, इसलिए ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ग्रेफाइट ही रहेगा, डायमंड नहीं बनेगा। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वर्ड में आप गौर करिए, यहाँ दो चीज है, एक तो है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक। थर्मो बोलते हैं थर्मल को, थर्मल यानी हीट, और डायनेमिक मतलब स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन को डायनेमिक्स फिजिक्स का ब्रांच बोला जाता है, डायनेमिक्स बोलते हैं। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। यानी अगर हम लोग ग्रेफाइट से हीट पास भी करेंगे तो ये ग्रेफाइट जो है डायमंड नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट में कुछ डिफरेंस है, और डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो हम लोग कार्बन के बारे में, उसके एलोट्रॉप के बारे में, कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी वगैरह ये सब हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना, क्योंकि हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को हाइड्रोकार्बन के बारे में फोकस करना है, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन पर अगर आप गौर करिए तो ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, एक तो है हाइड्रो एंड द सेकेंड वन इज कार्बन। तो हाइड्रो वर्ड इज द इनिशियल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि कार्बन इज द कार्बन तो कार्बन है ही। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको दो टाइप में हम लोग बांट देते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का। एक हाइड्रोकार्बन जो है वो होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका कंप्लीट कंबस्चन हो, जब जले तो कोई अवशेष ना बचे, उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कि जिसके जलने पर कंबस्चन में इनकम्प्लीट कंबस्चन हो, कुछ रेसिड्यू बच जाए, तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है एल्केन, जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन।
तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन्हीं के बारे में डिटेल में हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन को कंटिन्यू करेंगे।